दोस्तों नमस्कार। ऐसा होता नहीं है, शायद दुनिया के किसी भी देश में ऐसा हुआ भी नहीं होगा कि पूरे देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक व्यक्ति के हवाले कर दिया जाए और वह प्रक्रिया इस रूप में हो जिसको बताया जाए कि देश का विकास हो रहा है और आने वाले वक्त में देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी और देश चकाचौंध में समा जाएगा क्योंकि हम हर दृष्टि से संपन्न हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, किसी देश के भीतर में क्या वाकई वहां पर सड़क, मेट्रो, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, थर्मल पावर प्लांट, खादान, कोयला खादान, आयरन ओर का खादान, ट्रांसमिशन, रक्षा के क्षेत्र, ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति के हवाले की जा सकती है क्या? आप कहेंगे कौन है वो शख्स और हवाले कर दिया गया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो एक चीज और जान लीजिए, आज प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन यही हवाई अड्डा अगले बरस बिक जाएगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं कुशीनगर का हवाई अड्डा, उसी वक्त इस हवाई अड्डे की कीमत क्या होगी, इस पर मंथन कर रहा है इस देश का नीति आयोग। जो अगले बरस 13 हवाई अड्डे बिकने वाले हैं, उसमें कुशीनगर भी हवाई अड्डा, उसका भी नाम है। और जिस बुद्धिस्ट सर्किट का जिक्र किया जा रहा है कि एक तरफ बनारस, दूसरी तरफ गया, तीसरी तरफ कुशीनगर, और यह सर्किट बुद्धिस्ट सर्किट के तौर पर है, यह भी पूरे तरीके से किसी व्यक्ति के हवाले हो जाएगा। और इन 3 एयरपोर्ट के जरिए वह कितना कमाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में शायद इस देश के भीतर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री किसी चीज का उद्घाटन करने जाएं और यह सोचते हुए जाएं कि आने वाले वक्त में इसे बेचा जाएगा तो कितना कमाई होगी, कितना पैसा आएगा। 6 एयरपोर्ट मौजूदा वक्त में अडानी के पास हैं। उन 6 एयरपोर्ट से हटकर 13 एयरपोर्ट उस फेरिस्त में है जहां पर अगले बरस उनको बेचा जाना है। जो एयरपोर्ट फिलहाल अडानी के पास है उसमें अहमदाबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, तिरुवनंतपुरम है, मंगलुरु है, गुवाहाटी है। और ये सारे पैरेलल में इसके जो 13 एयरपोर्ट जिनको बेचा जाना है, उसमें 6 बड़े हैं, 7 छोटे हैं। हर बड़े के साथ छोटे एयरपोर्ट को जोड़ के एक सर्किट बनाने की कोशिश की गई है। और इसी को लेकर इस देश के नीति आयोग मंथन कर रहा है कि किस तरीके से उसकी बिड अगले बरस शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीतने के बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उसमें टारगेट रखा जाएगा, किसी भी हालत में लगभग 36,000 करोड़ की कमाई तो होनी चाहिए। यह सारी परिस्थितियों के बीच में 6 बड़े हवाई अड्डे अमृतसर, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, त्रिची और वाराणसी, और जो छोटे एयरपोर्ट हैं उसमें हुबली है, तिरुपति है, औरंगाबाद है, जबलपुर है, कांगड़ा है, कुशीनगर है, गया है। और इसी सर्किट को ध्यान में रखकर 3,700 करोड़ रुपए की कमाई अगले बरस हो सकती है। और इसके दायरे में कुशीनगर हवाई अड्डा भी है जो वाराणसी, गया के साथ जुड़ा हुआ है, और यह सबसे बेहतरीन सर्किट माना जा रहा है और इसके जरिए सबसे ज्यादा कमाई होगी, यह भी माना जा रहा है। अमृतसर के साथ कांगड़ा को जोड़ा जाए या जबलपुर को लेकर जोड़ा जाए, इसको लेकर बहस हो रही है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट के साथ तिरुपति को जोड़ा जाए या झारमुंडा को जोड़ा जाए, इसको लेकर झारसुगड़ा का जोड़ा जाए, इसको लेकर बहस हो रही है। रायपुर के साथ औरंगाबाद जोड़ा जाए या कांगड़ा जोड़ा जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इंदौर के साथ जबलपुर जोड़ दिया जाए, त्रिची के साथ हुबली या तिरुपति जोड़ा जाए, इसको लेकर भी चर्चा, ये पर्चे तैयार हो रहे हैं। आने वाले वक्त में बिड लगेगी। यानी 6 एयरपोर्ट जब इस देश में किसी एक ही शख्स को दिया गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगले बरस जिस कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वह भी अगले बरस अडानी की मालिकियत के तहत होगा? हम आज इस बात का जिक्र आपसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस देश में आज पकड़ने की कोशिश कीजिए। 260 करोड़ रुपए लग गए इस एयरपोर्ट को तैयार करने में, और इसकी कीमत आने वाले वक्त में क्या लगेगी कोई नहीं जानता है। किस लिए नहीं जानता है? क्योंकि इससे पहले भी जो एयरपोर्ट बेचे गए और उसमें जो कीमत लगाई गई, उसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी संगठन है, उन्होंने बहुत साफ कहा कि जनाब, जो पैसा लग जाता है आप उससे कम में बेच देते हैं। मसलन मैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, जो एरोनॉटिकल और नॉन एरोनॉटिकल संपत्ति जो बेची गई, वह सिर्फ 500 करोड़ रुपए में बेच दी गई।
जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कर्मचारी संघ है, इन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इन्होंने कहा कि आप ही ने तो आपकी तरफ से जो निर्देश आए थे उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी थी, उसने बताया था कि 1300 करोड़ का एक आकलन किया था, लेकिन आपने उसे भी 500 करोड़ में बेचने की इजाजत दे डाली। उन्होंने दी या उनके मंत्रालय ने दी, किस मंत्री ने दी, क्या दी, ये दूर की बात है, लेकिन ये पहली बार है इस देश में प्रधानमंत्री कुछ बेचने के लिए उद्घाटन करने निकलते हैं, और ये कुशीनगर उसका ताजा उदाहरण है। लेकिन जब 6 एयरपोर्ट का जिक्र जो अडानी के पास है, इसका हमने जब आपसे जिक्र किया, तो इसको ऐसे भी समझिए कि जिस एयरपोर्ट को बेचा जाना है उसको थोड़ा दुरुस्त किया जाता है। जैसे गाड़ी बेचनी है तो उसको थोड़ा चमकाया जाता है, ठीक उसी तरीके से इस देश में एयरपोर्ट बेचा जा रहा था तो उसको दुरुस्त करने की दिशा में बढ़े, और 14,500 करोड़ रुपया जो दुरुस्त करने पर खर्चा हो गया, उसकी एवज में उन एयरपोर्ट्स को बेचा गया जिन 6 एयरपोर्ट्स का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। इन एयरपोर्ट्स को ठीक करना है, इसके लिए भी सरकार की तरफ से एक बजट बनाया गया और कहा गया कि हम इसमें कुछ सुधार करेंगे, उसके बाद बेचेंगे। यानी 2017 से 2020 तक 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तिरुवनंतपुरम गुवाहाटी हवाई पट्टी के विस्तार पर 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया। खर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेचना है। गुवाहाटी एयर स्पेस में लगभग जहां के जो एयरपोर्ट है उसमें 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसकी टर्मिनल की नई इमारत बताई गई, बेचना है। इंदौर में नया एयरपोर्ट ही बनाया गया, वह भी इसलिए कि बेचना है। जब इन बेचने की परिस्थिति में आते हैं और जब ये अडानी की कंपनी के पास ये जा रहा है, तब यहां से समझ में आता है जिन कंपनियों, जिस एयरपोर्ट के नाम कंपनियों द्वारा खरीदने की फहरिस्त में सबसे ऊपर में है, वो 4 एयरपोर्ट हैं, अमृतसर, भुवनेश्वर, त्रिची और इंदौर। संयोग से चारों प्रॉफिट में चल रहे हैं। जो घाटे में चल रहे हैं उसमें रायपुर और वाराणसी है। वाराणसी के साथ इसीलिए कुशीनगर और गया को जोड़ दिया गया है कि कम से कम यह सर्किट शानदार लगे और खरीदने वाला दुखी ना हो। ये तमाम चीजों को बेचने की पूरी प्रक्रिया के भीतर एक सवाल किसी के भी जहन में आएगा, टैक्स पेयर के पैसे से आप इस देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और अगले बरस उसको बेचने की दिशा में निकल जाते हैं, ये सोचते समझते हुए कुछ पैसा मिल जाए। तो क्या सरकार मौजूदा वक्त में एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रही है? इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, इसको बेच देंगे, उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा उसके बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे, फिर उसको बेच देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जब आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेच देते हैं तो इस देश की जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ लेते हैं और प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी को वो व्यापारी अपना लेता है। सरकार तो व्यापारी होती नहीं है। जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं तब हमें लगता है, समझने की कोशिश कीजिए, जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किस रूप में इस देश में हवाले कर दिया गया। इस देश में प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि एक ही शख्स के हवाले। जैसे इस देश के बंदरगाह हैं, समुद्र से सटे हुए तमाम बंदरगाहों को परखना शुरू कीजिए। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, नेल्लोर आंध्र प्रदेश का कृष्णपत्तम पोर्ट, गुजरात का ही हजीरा पोर्ट, उड़ीसा का धामरा पोर्ट, गुजरात का ही दहेज पोर्ट, केरल के तिरुवनंतपुरम में विजहिंजम पोर्ट, कहू पल्लई पोर्ट चेन्नई का, दीघी पोर्ट नवी मुंबई में जो क्रिएट किया जा रहा है, ये सारे पोर्ट किसके हैं? ये सारे बंदरगाह अडानी ग्रुप के पास हैं। इसके जरिए जो पोर्ट पर जो माल आता है तो उसके ठीक पैरेलल में एक टर्मिनल बनाया जाता है जहां से कार्गो की आवाजाही हो, चाहे वो कोयला ला रहे हो, चाहे वो अनाज ला रहे हो, चाहे अनाज भेजा जा रहा हो, उसके लिए एक सर्किट तैयार किया जाता है। इस टर्मिनल पर भी इस देश के जो 4 टॉपमोस्ट टर्मिनल हैं, चाहे वो मोरमू गांव का हो, वो जो कार्गो है उसकी कैपेसिटी 7 मिलियन मीट्रिक टन की है। इन्नौर टर्मिनल, टूना टर्मिनल, विजाग टर्मिनल, ये विशाखापट्टनम का विजाग टर्मिनल जो है यह भी अडानी की कंपनी के पास है। अब यहां से अगला सवाल शुरू होता है, जब इतनी बड़ी तादाद में सब कुछ हवाले कर दिया गया है तो क्या इस देश में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है? हमको लगता है एक एक करके आइए, जैसे रोड, रेलवे, मेट्रो, इन तीनों पर अडानी की कंपनी बड़ी तेजी से काम कर रही है। और अच्छा ये है, टारगेट जो ये लोग रखते हैं उस टारगेट से आगे बढ़ जाते हैं। टारगेट रखा हमें ये चाहिए, पता चलता है इसके अलावे भी मिल गया। तो नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, टनल्स, मेट्रो रेल, रेलवे, ये रेलवे में खास तौर से 300 किलोमीटर प्राइवेट रेल लाइंस यही बिछा रहे हैं और अपने तरीके से ये रेलगाड़ियों को भी शुरुआत करेंगे। सड़कों को इन्होंने बनाना शुरू किया है। जो नेशनल हाईवे की जो इस देश की राष्ट्रीय कंपनियां हैं,
चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की मिनिस्ट्री हो, चाहे मेट्रो कॉरपोरेशन हो, इनके साथ भी मिलकर अडानी की कंपनी ही काम कर रही है। यानी इस देश के भीतर में जो सड़क मंत्रालय है वह जब जिक्र करता है तो वो कहीं ना कहीं अडानी का हस्तक्षेप और उनकी कंपनी का हस्तक्षेप इस देश में सड़क निर्माण को लेकर भी है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से पथरायपाली, सूर्यापेट से खम्माम तेलंगाना का इलाका है, मंचेरियल से रियालावाड़ा यह भी तेलंगाना का इलाका है, तकरीबन 650 किलोमीटर सड़कें भी यही बना रहे हैं। अब इसके बाद शुरू होती है कि इस देश में जब पोर्ट आपके पास है, रेलगाड़ी आपके पास है, रोड आपके पास है, मेट्रो आप उस दिशा में बढ़ चुके हैं, तो इस देश में बच क्या रहा है? हमें लगता है बहुत सारी चीजें बच रही है। खादानों का जिक्र इसलिए जरूरी है, बार बार यह कहा जाता है इस देश में जो कोल इंडिया उतना प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पाता है। अब आपको यहां पर समझना होगा कि दरअसल इस दौर में जितनी भी खादानें ऑक्शन के साथ बेची गई उसमें ज्यादातर खादानें जो हैं वह अडानी के कब्जे में आ गई, उनकी कंपनी के कब्जे में आ गई। और उस कंपनी में कब्जे के लिए एक तो सीधे खदान को हाथ में लेना होता है और दूसरा होता है MDO यानी माइनिंग डेवलपर्स एंड ऑपरेटिंग। यह एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें खदान में हर काम की जिम्मेदारी वो कंपनी ले लेती है, यहां तक कि भूमि अधिग्रहण भी वो कैसे करेगी वही जिम्मेदारी ले लेती है। उसमें मिट्टी भरना है, बालू भरना है, उसकी जिम्मेदारी भी वो ले लेती है, कितना निकालना है इसकी जिम्मेदारी भी ये ले लेती है। तो कोल इंडिया अगर टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है तो फायदा किसको होगा? जो प्राइवेट सेक्टर है उसी को फायदा होगा। और मौजूदा वक्त में जब ऑक्शन किया गया तो सारी बेहतरीन खदानें अडानी की कंपनी को चली गई। हम इसलिए जिक्र करते हैं कि एक एक चीज को जरा देखिएगा। छत्तीसगढ़ में परसा ईस्ट एंड कांटा बेसन, ये छत्तीसगढ़ में यहां पर कोल ब्लॉक है जो अंबिकापुर के नजदीक में है, यह अडानी के पास है। पारसा कोल ब्लॉक, केंटा एक्सटेंशन कोल ब्लॉक, यह जो खादान ली गई है इसके जरिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम को कोयला दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार किस पर निर्भर हो गई? अडानी पर निर्भर हो गई, क्योंकि खदान इनके कब्जे में जो पूरा सिस्टम है माइनिंग डेवलपर्स एंड ऑपरेटर का, उसके जरिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम को यही बिजली देंगे, वह भी इस पर निर्भर हो गई। छत्तीसगढ़ के भीतर में यह खदान है। उसके बाद आइए गिद्धमुरी पातुरिया कोल ब्लॉक, यह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी ब्लॉक भी छत्तीसगढ़ में और कोयला लेंगे अडानी के जरिए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कोयला खरीदेगी अडानी के जरिए, वह भी निर्भर हो गई अडानी की कंपनी में। गारे पेलमा, ये ब्लॉक 1 जो है यह पूरे कब्जे में है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑनर हैं, लेकिन उसमें से कोयला निकालना और देने का काम अडानी की कंपनी करेगी। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी लेगी तो उसको मेंटेन करना और पैसा देना और जो रजिस्ट्री का पैसा होता है यह सब में भारी पड़ जाएगा। तो उपाय निकाला गया स्टेट गवर्नमेंट से खरीदवा दिया जाए, खादान का ऑक्शन ले लिया जाए और वहां के जो जैसे राजस्थान राज्य विद्युत निगम है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर है, तीसरा जो हमने बताया गारे पेलमा, ये गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के महत्व है, लेकिन कोयला निकाल के देंगे अडानी की कंपनी। गारे पेलमा 2 जो है यह महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के नाम पर है, लेकिन कोयला निकाल के देगी अडानी की कंपनी। गारे पेलमा 3 जो है यह भी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मालिकान में है, लेकिन कोयला निकालने का अधिकार इनके पास आ गया। जो तालाबीरा 2 और 3 है यह उड़ीसा में आता है। उड़ीसा की ये जो 2 कोल ब्लॉक्स हैं, यह कोल ब्लॉक्स पूरे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSU है नेवली निगलाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी गवर्नमेंट के महत्व है, लेकिन कोयला कौन निकालेगा, खादान किसके कब्जे में? तो अडानी के कब्जे में। अब आप क्या करेंगे? इसी तरीके से मध्य प्रदेश के में है सुलियारी कोल ब्लॉक, यह आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसके मातहत आ जाएगा। इस तमाम परिस्थितियों में हमने देखना शुरू किया कि जो इन तमाम कोयला खादान पे जो अडानी का कब्जा है, उनकी कंपनी का कब्जा है, उसके पास रिजर्व कोयला तकरीबन 2843 मिलियन टन है। इसकी कैपेसिटी जो ये निकालते हैं कमोवेश हर साल ये 100 मिलियन टन तक निकालते हैं और कैपेसिटी लगभग 3000 मिलियन टन की है। सवाल है इस देश में जो कोयला निकाला जाता है टोटल, और इस दौर में कोल इंडिया का कोयला कम हो गया, वह 716 मिलियन टन के लगभग निकल रहा है। तो कल्पना कीजिए कि कितने बड़े खनिज संपदा पर अडानी की कंपनी का कब्जा है और उसको किस रूप में कब्जा दे दिया गया है। ये फिर इसलिए सवाल है कि जो ऑक्शन में
कंपनियां अगर कोल इंडिया के पास भी जा रही है तो कोल इंडिया भी अपने तौर पर समझौता कर लेती है अडानी की कंपनी से, वही सारी चीज़ों को देखेगी, माइन डेवलपर और ऑपरेटर वही हो जाएगी। शायद इसीलिए कोल इंडिया का जैसे अप्रैल से सितंबर तक का इस साल में जो टारगेट था वो 670 मिलियन टन का था, लेकिन वह अचीव कर पाई सिर्फ 249। कम इसलिए करेगी क्योंकि स्कैर्सिटी होगी, मार्केट में कमी आ जाएगी। कीमत कौन तय करेगा? प्राइवेट वाला तय करेगा। प्राइवेट में कौन बचा? तो एक ही कंपनी बची। और जो एमएसटीआईसी के जरिए जो बाहर से कोयला इंपोर्ट आता है, जो ई कॉमर्स सरकार की कंपनी है, उसमें भी अडानी की कंपनी ही साथ में जुड़कर सहयोग करती है। यह दूसरा हिस्सा है। उसके अलावा इस देश के भीतर में जो ट्रांसमिशन का इलाका है वह भी टारगेटेड तौर पर पूरे तरीके से अडानी की कंपनी पूरे देश में छा रही है। पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश की सरकार से भी इन्होंने समझौता कर लिया 35 साल के लिए, यानी 35 साल तक अडानी की कंपनी बिजली प्रति यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार को बेचेगी 4.96 रुपए। फिर राज्य सरकार कंज्यूमर को देगी। तो इसका मतलब है कि अब वो कीमत बिजली की भी बढ़ेगी और 2026 से वो बढ़ने की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश में। इसके लिए बजट में प्रोविजन रखा गया, तकरीबन 2-2.5 लाख करोड़ का मान लिया कि बजट में इसमें बोझ पड़ेगा। यह मध्य प्रदेश सरकार ने मान लिया। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग यह है कि पावर ट्रांसमिशन में भी 2020 में ये 8,500 सर्किट किलोमीटर जो ट्रांसमिशन की लाइन थी, इसको ये चला रहे थे और 2022 का इनका टारगेट था 20,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन होगी। लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं 2021 में ही ये टारगेट पूरा हो गया। जब तक मध्य प्रदेश की सरकार से समझौता नहीं हुआ था तब तक 18,800 सर्किट किलोमीटर था, बढ़ गया ये। और इन बातों का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास वो मध्य प्रदेश सरकार से जो समझौता हुआ उसमें ये जानकारी निकल कर आई कि ये सारी चीज़ें जब देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 18 जिले 850 सर्किल किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन अब इनकी होगी, तकरीबन 220 किलोवाट, यानी उसके मातहत ये 2 साल पहले से इसकी कवायद शुरू की और अचीव भी कर लिया। और इस पे 2.25 लाख करोड़ का बजट में इस बार प्रोविजन भी शिवराज सरकार ने रखा। हाँ, ये प्रोविजन रखना पड़ेगा। अब यहां से अगला सवाल होता है कि जब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, पावर प्लांट, कोयला खदान, ट्रांसमिशन, रोड, मेट्रो, बचा क्या? बच रहा है जय जवान जय किसान। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 6 राज्यों में यह अपने गोडाउन्स बना रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। तमाम जगहों पर गोडाउन्स अनाज को रखने के लिए अडानी की कंपनी ही बना रही है। वह हिमाचल प्रदेश से सेब भी खरीदती है और सेब की कीमत कैसे तय करती है वो खुद ही बताती है कि हम इतने में लेंगे, दूसरा कोई खरीदार आपके पास आएगा नहीं। लेकिन इसमें आगे बढ़ जाइए क्योंकि भारत एक अनूठे देश के तौर पर उभरकर इस देश में कम से कम मार्केट इकोनॉमी के लिहाज से सामने आ रहा है, मोनेटाइजेशन करने के लिहाज से सामने आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से सामने आ रहा है। अब उसने डिफेंस में भी पूरा बाजार खोल दिया और कहा कि अब इस देश में प्राइवेट कंपनियां डिफेंस के क्षेत्र में काम कर सकती है। तो उसमें पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर भी अडानी की कंपनी ही है जो कि रक्षा क्षेत्र और एरोस्पेस में घुस चुकी है। वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगी, वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम बनाएगी, वो हेलीकॉप्टर्स बनाएगी, वो सबमरीन्स बनाएगी, वो एयर डिफेंस गन बनाएगी, वो मिसाइल बनाएगी, वो स्मॉल आर्म बनाएगी। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि इस देश के भीतर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस रूप में याद कीजिए कि जब भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करने नेहरू जी पहुंचे तो उस समय अगर वो कह देते कि आने वाले वक्त में इसको हम बेच देंगे, या फिर जो रांची में एचईसी जब उद्घाटन किया गया तो वो कहते कि आने वाले वक्त में हम इसको भी बेच देंगे, अब तो वो भी खत्म हो गया, मान लीजिए एचईसी भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। लेकिन इस देश में लगभग 200 से ज़्यादा पीएसयूज जो खड़े किए गए, इस देश के भीतर में तकरीबन 70-75 एयरपोर्ट्स जब बनाए गए, इस देश के भीतर में जब रेलवे स्टेशन बनाए गए, इस देश के भीतर में जब रेलगाड़ियां शुरू की गई, हवाई अड्डे बनाए गए, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर सोच भी सकता है कि वो उद्घाटन करने जा रहा है और अगले बरस उसको बेच दिया जाएगा? और उस बेचने की दृष्टि से इसकी कीमत कैसे बढ़ जाए, इसीलिए हमारी मौजूदगी वहां पर रहनी चाहिए। हम लोग सिर्फ यही याद करते हैं कि जियो का जब विज्ञापन 2015 में निकला था तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट फोटो लगी थी और कहा जा रहा था कि ये क्या है, ये अंबानी इसकी कंपनी के कैसे ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। हमने निकाला था उस समय कि अगर ऐसा बिना उनकी इजाज़त के कोई करेगा तो कितना फाइन देना पड़ेगा। वो 5,000 रुपये फाइन में चीज़ें सलट जाती है।
लेकिन आप इस रूप में, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति को जब आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में अगर सब कुछ हवाले किया जा रहा है, तो इस देश की इकोनॉमी का सच क्या है? आखिरी बात, सच यह है कि इस देश में सिर्फ 2018 से 2021 के बीच में 651 बड़ी कंपनियां डिसॉल्व हो गई, जो अलग अलग तरीके से एनसीएलटी के पास चली गई, कोई बैंकरप्सी में आ गई, लेकिन कुल मिला के जो कंपनियां बंद हुई हैं उनकी संख्या 2,38,223 है। ये सारी कंपनियां बंद हो गई और एक कंपनी ने इसकी एवज में इस देश के तमाम प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में ले लिया। यानी कुल मिला के कोई कहेगा अच्छा आप रेल के दिशा में काम करते हैं, आपको रेल का एनओसी देते हैं। कोई बंदरगाह के क्षेत्र में काम करता है, उसको उस दिशा का लाइसेंस दिया जाएगा। कोई रक्षा क्षेत्र में करता, लेकिन सभी एक कंपनी के पास सिमटते चला जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है कि पूरा वतन एक कंपनी के हवाले करने की दृष्टि पैदा इस देश में हो गई है? क्योंकि 2,38,223 कंपनियां जो बंद हुई, उसमें जब हमने डाटा सरकार का देखना शुरू किया कि क्या स्थिति है, तो इसमें 13,000 बिग कंपनियां थी, बड़ी कंपनियां। उसमें से 1,200 कंपनी नॉर्थ इंडिया की थी। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, इससे जुड़ी हुई जो तकरीबन 5,000 कंपनियां तो जो पूरी तरह बंद हो गई। 44 कंपनियों को किसी ने खरीद लिया, वो एक लिहाज से डिसॉल्व कहते हैं उसको, वह कंपनी हो गई। तो ऐसे में एक आखिरी सच भी जान लीजिए, भारत के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में मिलीनियर भारत छोड़कर कभी नहीं गया जितनी तादाद में इस दौर में चला गया। आप मिलीनियर में कहेंगे क्या विजय माल्या भाग गया, जिसने 17 बैंकों को चूना लगाया? मेहुल चौकसी भाग गया, जिसने तकरीबन $1.8 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा का पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया? कौन? नीरव मोदी भाग गया, जिसने 15,000 करोड़ का पीएनबी को चूना लगाया? कौन भाग गया? किस रूप में भाग गया? वो नहीं, जो मिलीनियर थे इस देश की इकोनॉमी ने उनको भागने को मजबूर कर दिया और छोड़ने को मजबूर कर दिया। वो देश के दूसरे हिस्सों में चले गए। वो कोई ऑकलैंड चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई मेलबोर्न चला गया, कोई मॉन्ट्रियल चला गया, कोई लॉस एंजल्स चला गया। अमेरिका में लॉस एंजल्स, मियामी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, ये सारे ऐसे शहर हैं जहाँ इंडियंस मिलीनियर इस दौर में चले गए। उनकी तादाद कितनी है? बरस दर बरस इस देश के मिलीनियर्स ने घर छोड़ना। मिलीनियर्स का मतलब है कम से कम $1 मिलियन आपके पास होना चाहिए, यानी कम से कम आपके पास 7.5 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। यह मिलीनियर का मतलब है। और उसके बाद की परिस्थिति जब है, जब आप बिलियनियर होने से पहले की परिस्थिति में आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। यानी 7.5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में जिन लोगों ने भारत छोड़ा, उनकी संख्या 2015 से 2021 तक तकरीबन 38,960 है। उनके बारे में अगली बार बताएंगे। हर बरस दर बरस वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें देश छोड़कर बिलियनियर भी चला गया, और इस देश में कौन सी परिस्थितियां थी, लाखों कंपनियां भी बंद हो गई, और इस देश में ये कौन सी स्थिति आ गई जहां पर तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वो इस देश में खाने का तेल हो, फॉर्च्यून हो, चाहे अनाज का भंडारण रखना हो, चाहे मिसाइल बनाना हो, हवाई अड्डे हों, रेलगाड़ी हो, बस हो, चाहे वह सड़क हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे कोयला खदान हो, सब कुछ एक व्यक्ति के हवाले दुनिया के किसी भी देश में संभव नहीं है, और भारत में कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।